अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7 टेम्परेचर एंड बॉडी फ्लूइड रेगुलेशन बीएस ज़ूलॉजी का। डियर स्टूडेंट्स, आज एक टॉपिक जिसको डिस्कस करना है दैट इज द टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, सम सॉल्यूशंस टू द टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस। यानी कि जो एनिमल्स हैं वो किस तरह से टेम्परेचर में होने वाली चेंजेस का सल्यूशन ढूंढेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि उनके अंदर कौन कौन सी अडॉप्टेशन होनी चाहिए जिसकी बदौलत वो क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस पर काबू पा सकते हैं। और उसके बाद बेटा हम क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखेंगे, टेम्परेचर रेगुलेशन बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ हीट, सोर्स ऑफ हीट की बेस पर क्लासिफिकेशन देखेंगे। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन देखेंगे बेस्ड ऑन द बॉडी टेम्परेचर। और उसके बाद बेटा हम एक्सेप्शनल केसेस भी देखेंगे, जैसे कि हमिंग बर्ड्स के बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में। और एट द एंड हम डिस्ट्रीब्यूशंस देखेंगे कि जो आपके पास एंडोथर्म्स हैं वो किस एरियाज में आपको देखने को मिल सकते हैं, और आपके पास जो एक्टोथर्म्स हैं वो किस एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और जो एंडोथर्म्स हैं उसका होमियोथर्म्स के साथ क्या कनेक्शन है, और जो एक्टोथर्म्स हैं इसी तरह से इनका हेटेरोथर्म्स के साथ क्या कनेक्शन होता है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 हमें ये देखना है कि सोल्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस में। तो डियर फ्रेंड्स, पहला जो सोल्यूशन है वो ये है कि जो एनिमल है वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में मौजूद हो जिस इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि जो इन्वायरमेंट सोल्यूशन चाहते हैं, अगर आप टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, टेम्परेचर में होने वाले चेंजेस के खिलाफ उसका कोई हल चाहते हैं, तो आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में जाके सर्वाइव करिए, रहें जहां पर टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं करेगा, वो चेंज नहीं होगा, तो जारी बात है वो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन का सोल्यूशन ही है एक तरह से, क्योंकि ना तो टेम्परेचर चेंज होगा और ना ही आपके मेटाबॉलिज्म्स में कोई चेंजेस आएंगे, और आपको टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के अगेंस्ट सोल्यूशन मिल गया। दैट इज द फर्स्ट सोल्यूशन। सेकंड सोल्यूशन ये होता है कि हमारा जो फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन है, फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी जो फिजियोलॉजिकली है वो अडॉप्ट करे, किस चीज को अडॉप्ट करे, वो ऑप्टिमल टेम्परेचर को अडॉप्ट करना चाहिए। वैसे तो जो ऑप्टिमल टेम्परेचर की टर्म है ये हमने जो लेक्चर नंबर फर्स्ट था इसी चैप्टर का, वहां पर हमने ऑप्टिमल टेम्परेचर के टर्म को समझा था कि ऑप्टिमल टेम्परेचर होता क्या है। लेकिन मैं आपको इतना सा बता दूं कि ऑप्टिमल टेम्परेचर वो टेम्परेचर जो इंपॉर्टेंट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म्स को रेगुलेट करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फिजियोलॉजिकल हमारे प्रोसेसेस हो रहे हैं उसको अडॉप्ट करना चाहिए ऑप्टिमल टेम्परेचर। यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं बॉडी के अंदर जितने भी हो रहे हैं वो क्या हो, वो ऑप्टिमल टेम्परेचर उनको अडॉप्ट करना चाहिए। यानी कि टेम्परेचर अगर एक ऑप्टिमम है उस टेम्परेचर पर ये तमाम अडॉप्टेशंस और केमिकल प्रोसेस हाई रेट पर होने चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पर जो है वो ये होना चाहिए कि इंटरनली हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए। डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि जो इन्वायरमेंट के अंदर होने वाला टेम्परेचर है अगर वो फ्लक्चुएट करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन के नतीजे में भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर वही रहे, तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल हीट प्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि इंटरनल हीट प्रोडक्शन होनी चाहिए, इंटरनल हीट प्रोडक्शन। अब इंटरनल हीट प्रोड्यूस होगी तो इसका मतलब ये होगा कि वो इंटरनल जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो मेटाबॉलिज्म्स के जरिए से हो रही है। दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये तमाम प्रोसेसेस, ये तमाम जो सॉल्यूशंस हैं ये आप यूज कर सकते हैं टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस के खिलाफ। समझ में आ गई बात। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन की जानिब। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है यहाँ से, ठीक है। क्लासिफिकेशन में पहले जो क्लासिफिकेशन है वो सोर्स ऑफ हीट के बेस पर होगी। अब जो सोर्स ऑफ हीट है डियर स्टूडेंट वो दोनों तरह का हो सकता है। मे बी वो हो सकता है इंटरनल सोर्स ऑफ हीट का सोर्स आइए ना, वो सोर्स जो है वो इंटरनल भी हो सकता है, इंटरनल सोर्स, और वो जो सोर्स है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है। यानी कि इंटरनल सोर्स भी हो सकता है, दैट कुड बी अ एक्सटर्नल सोर्स भी हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स के बेस पर कौन कौन सी यहाँ पर क्लासिफिकेशन होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला जो हमारे पास क्लासिफिकेशन में आएगा दैट इज द एंडोथर्म, और फिर हम बात करेंगे एक्टोथर्म्स के बारे में, एंडोथर्म्स एंड एक्टोथर्म्स। एंडो का मतलब इनसाइड, थर्म का मतलब होता है हीट। यानी कि ऐसे एनिमल्स
जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए कहां से हीट हासिल करेंगे, सेलुलर मेटाबॉलिज्म से। कहां से हासिल करेंगे, सेलुलर मेटाबॉलिज्म से, वो एंडोथर्म्स कहलाएंगे। एक्टो मीन आउटसाइड। तो आपने इसी तरह से बेसिकली याद रखना है कि जो एंडोथर्म्स होंगे ये दीज एनिमल्स डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करेंगे, एनिमल डिपेंड्स ऑन सेलुलर मेटाबॉलिज्म्स, यानी कि सेल के अंदर जो होने वाले केमिकल रिएक्शन है, ये सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, उन केमिकल रिएक्शंस के दौरान क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। और ये किस पर डिपेंड करेंगे, उस हीट के ऊपर डिपेंड करेंगे जो उन केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसा कि सेलुलर रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। इज इट क्लियर? अब दूसरी बात, इसकी एग्जांपल में कौन से आएंगे एंडोथर्म्स। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे पास मैमल्स होंगे, या फिर अगर मैं बर्ड्स की बात कर लेता हूँ, मैमल्स एंड बर्ड्स, ये सारे के सारे क्या होंगे, दीज आर द एंडोथर्म्स, यानी कि ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। तब बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कैसे किया जा सकता है, क्योंकि जाहिर बात है यहाँ पर देखिए वो टेम्परेचर के लिए अपनी बॉडी पे ही डिपेंड कर रहे हैं, अपनी बॉडी से ही टेम्परेचर को गेन कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर उनकी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर के कम होने से उनकी जो एंडोथर्मी है, यानी कि उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसका रेट बढ़ जाएगा। और एक और बात, टेम्परेचर का बढ़ने से भी मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ेगा, सही है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाएगा। तो इस सूरत में क्या करेंगे, वो अपनी बॉडी से जो एक्सेस हीट होगी वो बाहर रिमूव कर देंगे, हासिल नहीं कर रहे, क्योंकि उनका जो सोर्स है वो इंटरनल है, एक्सटर्नल सोर्स नहीं है। दैट्स व्हाई हम उनको क्या नाम देंगे, एंडोथर्म्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट वन इज द एक्टोथर्म। एक्टो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड। तो ये जो एनिमल्स होंगे, एनिमल्स किस पे डिपेंड करेंगे, ये हीट के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेंगे। एनिमल्स दैट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल environment for thermoregulation, उसको क्या नाम दे देंगे, उसको आप नाम दे देंगे एक्टोथर्म का। अब दोनों में डिफरेंस भी है। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि अगर एंडोथर्म की बात करते हैं तो एंडोथर्म में जो मेटाबॉलिज्म रेट होगा वो हाई होगा। मेटाबॉलिज्म रेट हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मेटाबॉलिज्म रेट इज हाई। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर बेटा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो रहा है। यहाँ पर क्या है, मेटाबॉलिज्म इज स्लो। इसकी वजह यही है ना, यहाँ पर मेटाबॉलिज्म हाई है तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो वो अपनी बॉडी से हीट हासिल कर रहे हैं। लेकिन चूंकि इन्होंने हीट के लिए एक्सटर्नल टेम्परेचर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करना है, तो इसी वजह से इनकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो ऑलरेडी क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, इनके अंदर एक स्पेसिफिक इंसुलेशन मौजूद होती है, ठीक है, इंसुलेशन, इनकी बॉडी को जो इंसुलेट करेगी। लेकिन इनके अंदर किसी भी किस्म की इंसुलेशन मौजूद नहीं होती। दैट्स व्हाई ये क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जब भी इनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है तो ये उसको एक्सचेंज कर लेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ चेंज कर लेंगे। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब हम ये देखते हैं कि एंडोथर्म और एक्टोथर्म्स का कनेक्शन क्या है, ठीक है। टेम्परेचर बेस्ड यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखते हैं बेस्ड ऑन द बॉडी टेम्परेचर। अब हमें ये देखना है कि कौन से वो एनिमल्स हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं और कौन से वो एनिमल्स हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रखते। क्योंकि हमने कहा है कि हमने क्लासिफिकेशन करनी है बॉडी टेम्परेचर, उनके बॉडी के टेम्परेचर की बेस पर कौन मेंटेन करेगा, कौन मेंटेन नहीं करेगा। अब इसकी बेस पर दो तरह की हैं, हम ग्रुप्स बना लेते हैं। एक हमारे पास होते हैं होम्योथर्म्स, एक कौन से हैं, होम्योथर्म्स, और दूसरे होते हैं हेट्रोथर्म्स, होमोथर्म्स एंड हेट्रोथर्म्स। अब होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब क्या है, होमो मीन सेम। लेकिन हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो मीन डिफरेंट। अब ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, जारी बात है। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन लिख लें फॉर्मेलिटी के तौर पर, वैसे तो ये आपको आती ही है। एनिमल्स दैट मेंटेन्स देयर बॉडी टेम्परेचर, उनको क्या नाम दे देंगे, उनको आप नाम दे देंगे होम्योथर्म्स का। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि होम्योथर्म्स हैं कौन से,
क्या एंडोथर्म होमियोथर्म है या एक्टोथर्म होमियोथर्म्स है। तो आपने याद रखना है कि जो एंडोथर्म्स होंगे, ऑल द एंडोथर्म्स, जितने भी एंडोथर्म्स होंगे सारे के सारे एंडोथर्म्स क्या कहलाएंगे, दीज आर द होमियोथर्म्स। हेट्रोथर्म्स क्या करेंगे, इनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। एनिमल्स with change of their body temperature, उसको क्या नाम दे देंगे, उसको हम नाम दे देंगे हेट्रोथर्म्स का। जितने भी आपके पास एक्टोथर्म्स होंगे सारे के सारे एक्टोथर्म्स क्या कहलाएंगे, हेट्रोथर्म्स कहलाएंगे। सो होप सो आपको यहाँ पर एग्जांपल्स क्लियर हो गई होंगी। मैंने कहा था जो एंडोथर्म्स है वो मैमल्स एंड बर्ड्स है, लेकिन एक्टोथर्म्स की एग्जांपल्स नहीं बताई थी। अब एक्टोथर्म्स के जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास बेटा जो फिशेस होती हैं प्लस जो एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है, फिशेस एंड एम्फीबियंस, ये क्या है, दीज आर द एक्टोथर्म्स। इसका मतलब है यही क्या होंगे, हेट्रोथर्म्स भी होंगे। अब हम देखते हैं एक्सेप्शनल केसेस। यहाँ पर हम बात करेंगे एक्सेप्शंस के बारे में। एक्सेप्शनल केसेस। डियर स्टूडेंट्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर सीजनली तौर पर या तो चेंज हो रहा होता है या डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है। तो सीजनली तौर पे चेंज होने का मतलब कि हाइबरनेशन, इसका कॉन्सेप्ट भी हमने नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर पढ़ना है, हाइबरनेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सीजनली का मतलब हाइबरनेट हो रहे होते हैं, या फिर अगर मैं डेली बेसिस पे बात कर लेता हूँ टॉरपोर की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब एक्सेप्शनल केसेस में जो सबसे पहला केस हमारे पास देखा गया है दैट इज द हमिंग बर्ड। इसके बारे में हमिंग बर्ड एंड श्रीव्स। हमिंग बर्ड जो है ये एक बहुत ही छोटा सा परिंदा है, और यहाँ पर एक मैमल की बात करेंगे वो है हमारे पास श्रीव। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा कुछ इस तरह से, अगर मैं हमिंग बर्ड की बात कर लेता हूँ ना, तो हमिंग बर्ड का जो वेट है ना वो तकरीबन आपके पास कुछ 10 ग्राम होगा, शायद 10 ग्राम के करीब, क्योंकि इनका बहुत ही छोटा सा परिंदा है। और इस परिंदे की बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो बहुत हाई होता है। यहाँ पर क्या हमने बात करनी है, यहाँ पर हमने बात करनी है कि इस हमिंग बर्ड की बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म रेट है, मेटाबॉलिज्म रेट इज हाई, बहुत ज्यादा हाई होता है, और दिन के वक्त बहुत हाई होता है। और ये ऑलवेज किस चीज की तलाश में रहता है, ये नेक्टर की तलाश में रहता है, शहद की तलाश में, नेक्टर की तलाश में रहता है, ताकि ये नेक्टर को ईट कर सके। जब नेक्टर को खाएगा तो नेक्टर के नतीजे में इसकी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होंगे उसका रेट ज्यादा हो जाएगा। केमिकल रिएक्शंस का रेट ज्यादा होगा तो जाहिर बात है उसके नतीजे में जो हीट होगी वो भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, इसलिए इसकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा रहता है। लेकिन जैसे ही रात का वक्त आता है तो रात को इसकी जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो डाउन चला जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है, यानी कि एक स्लीप लाइक टेम्परेचर आ जाता है। उसको कंडीशन को हम क्या नाम दे देंगे, उसको डियर स्टूडेंट्स हम नाम दे देंगे डॉन। यानी कि रात के वक्त जब वो नेक्टर नहीं खा रहा है, जब उसके पास नेक्टर नहीं है, तो उसके नतीजे में मेटाबॉलिज्म लो हो गया, मेटाबॉलिज्म लो हो गया, हीट प्रोडक्शन लो होगी, हीट प्रोडक्शन लो होगी, बॉडी का टेम्परेचर फॉल हो गया, हमने उस कंडीशन को नाम दे दिया टॉरपोर का। और यही प्रोसेस हो रहा है श्रीव के अंदर जो कि एक मैमल होता है। अब इसके अलावा सेकंड जो एक्सेप्शनल केस है यहाँ पर हमने स्टडी करना है, दैट इज द रेप्टाइल्स। अब जो रेप्टाइल्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, रेप्टाइल्स भी किसी हद तक अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, लेकिन वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करते हैं, इनके अंदर एक अडॉप्टेशन है। अडॉप्टेशन ये होती है कि ये अपनी बॉडी की पोजीशन और लोकेशन, अडॉप्टेशन क्या है, ये एनिमल्स अपनी बॉडी की पोजीशन प्लस लोकेशन चेंज करने की वजह से क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये रेप्टाइल्स अपनी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। अलबत्ता इनकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म रेट इतना हाई नहीं होता है जैसा कि एंडोथर्म्स के अंदर है, लेकिन फिर भी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इनके अंदर ये अडॉप्टेशन लाजमी मौजूद होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में जरा, एंडोथर्म्स किस रीजन्स में होते हैं और एक्टोथर्म्स कहाँ पर होते हैं, यानी कि अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर डियर स्टूडेंट्स मैं बात कर लेता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन की, तो टेम्परेचर की बेस पर ना हम बेसिकली 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं। एक हमारे पास होता है जो रीजन है दैट इज द ट्रॉपिक्स रीजन, मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिख लूंगा आपके सामने बेटा। एक आपके पास रीजन कौन सा है, ट्रॉपिक्स रीजन, एक आपके पास होता है पोलर रीजन, और एक आपके पास होता है मॉडरेट रीजन, ठीक है, मॉडरेट।
अब अगर मैं बात कर लेता हूँ ना ट्रॉपिक्स रीजन, ट्रॉपिक्स कहते हैं ऐसे इलाके जो बहुत गर्म होते हैं, जहां पर टेम्परेचर काफी हाई होता है। तो जो ट्रॉपिक्स रीजन होते हैं, ट्रॉपिक्स रीजन के अंदर जो एनिमल्स पाए जाएंगे दैट इज द एक्टोथर्म्स। जो एक्टोथर्म्स होते हैं वो कहां पर पाए जाएंगे, ट्रॉपिक्स रीजन में। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि पहली बात तो ट्रॉपिक रीजन में हीट टेम्परेचर पहले ही ऑलरेडी ज्यादा है, और एक्टोथर्म वहां पर ट्रॉपिक रीजन में जब पाए जाएंगे तो इनका काम सिर्फ एक ही होगा कि इन्होंने खुराक तलाश करनी है। ठीक है, खुराक तलाश करते रहेंगे। और दूसरी बात, क्योंकि ये टेम्परेचर के लिए बाहर वाले एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हैं, तो इसी वजह से ये अपनी बॉडी से टेम्परेचर जो है वो इजीली ट्रॉपिक्स रीजन में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से गेन कर सकते हैं, और इसी वजह से ये उस रीजन में पाए जाएंगे। लेकिन अगर मैं पोलर रीजन, यानी कि पोलर कहते हैं जो ठंडे इलाके होते हैं, अगर मैं पोलर रीजन्स और मॉडरेट रीजन्स की बात करता हूं, तो इन दोनों रीजन्स के अंदर जो आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे दैट आर द एंडोथर्म्स। वो क्या है, एंडोथर्म्स है। अब एंडोथर्म्स यहाँ पर क्यों पाए जाते हैं, उसके दो रीजंस हैं। रीजन नंबर फर्स्ट, एंडोथर्म्स में जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो क्या है, बहुत हाई होता है। और रीजन नंबर सेकंड, इनके अंदर इंसुलेशन भी होती है जो अपनी बॉडी को इंसुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ठंड होगी पोलर रीजन में, ठीक है, जो ग्लेशियर्स हैं वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन होता है, सर्दी होती है, और मॉडरेट में टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा लो ही रहता है। ठीक है, तो इन दोनों रीजन्स में आपको एंडोथर्म्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंडोथर्म्स, इसका मतलब ये हुआ वहां पर पाए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनको बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इंटरनल सोर्स पे डिपेंड करना है। और इसका मतलब ये है कि अगर इनकी बॉडी का टेम्परेचर फॉल भी होता है तो अपनी बॉडी का जो कवर वाला टेम्परेचर है ये कम कर लेंगे, लेकिन इनकी बॉडी का जो सेंट्रल कवर रीजन होगा, सेंट्रल रीजन होगा, उसका टेम्परेचर हाई ही रहेगा, और ये मोर ओवर वहां पर मेटाबॉलिज्म रेट भी हाई कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हम क्या कहेंगे, ये इन रीजन्स में सर्वाइव कर सकते हैं, और टेम्परेचर को लॉस होने से बचाने के लिए इनके अंदर एक प्रॉपर इंसुलेशन कवरिंग भी होती है। सो दैट्स व्हाई डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से इनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है। सो होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक और एनी अदर टॉपिक फ्रॉम एनी chapter of the BS Zoology, you can ask in the comment section right now. Allah Hafiz and stay connected.